सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं द कोल्ड वॉर एरा का पार्ट नंबर 8 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। ये इस वीडियो का टॉपिक वाइज लास्ट पार्ट है, और अगर ट्रीटीज़ पढ़ेंगे अभी इसके बाद ट्रीटीज़ वाली वीडियोस आएगी आपके लिए, तो वो आपका पार्ट 9 होगा। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट बचा तो मैं वो भी पढ़ा दूँगी, वरना आपका इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर हम सभी पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, बट अब हम थोड़ा सा इंडिया का रोल देखेंगे कि इंडिया क्या कर रहा था कोल्ड वॉर के अंदर, इंडिया की सिचुएशन क्या थी और इंडिया कौन कौन से स्टेप्स ले रहा था उसके अंदर। ठीक है, तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है ना, उसको उसके 2 फोल्ड बताए गए हैं। ठीक है, कि 2 फोल्ड के तरीके से इंडिया रिस्पॉन्स करता है। तो पहला जो फोल्ड है इसका देखो, वो क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम 2 अलाइंसेस, मतलब कि दोनों अलाइंस से दूर रहना है हमें। ठीक है, मतलब ना तो यूएसए को फॉलो करना है, ना ही यूएसएसआर को फॉलो करना है। इन्होंने ये सबसे पहले बोला, ये इसका पहला फोल्ड था कि दोनों अलाइंसेस से दूर रखो और उन चीज़ों पे काम करो जो पीस एंड कोऑपरेशन के लिए काम करती हैं। ठीक है, सेकेंड इन लोगों ने क्या इसका सेकेंड फोल्ड क्या है, रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज़, मतलब कि जो एशिया की, अफ्रीका की जो नई डीकोलोनाइज कंट्री हुई थी और लैटिन अमेरिका की, यानी कि सदर्न अमेरिका की, वो सारी कंट्रीज़ के लिए इन लोगों ने एक वॉइस उठाई कि भाई ऐसा नहीं है, अभी अभी हम लोग देखो इंडिपेंडेंट हो गया, अब हम तुम्हारे मतलब अंडर आने के बाद फिर से किसी से अपनी राइवलरी नहीं बनाना चाहते। तो इन लोगों ने उनके अगेंस्ट भी वॉइस उठाई कि हम उनके डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे यूएस और यूएसएसआर के लिए। ठीक है, तो इंडिया के रिस्पॉन्स के 2 फोल्ड्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। पहले में दोनों अलाइंसेस से दूर रहो, दूसरे में डीकोलोनाइज कंट्रीज़ के लिए आवाज़ उठाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिया की जो पॉलिसी है ना तो वो नेगेटिव है कि मतलब बिल्कुल उसके अगेंस्ट काम करिए, ना ही पैसिव है। पैसिव का मतलब होता है, वो बोलते हैं ना, चुप रहकर अलाउ करना किसी चीज़ को। जैसे कि आपको बोला जाता है कभी कभी घर में, आप लोग पूछते हो कि मम्मी मुझे यहाँ जाना है, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, अरे मुझे नहीं पता, जो करना है तुझे वो कर ले। तो आपको पता है कि उसका आंसर ना है, तभी आपको ऐसा बोला गया। अगर हाँ होता तो आपको आराम से बोल दिया था हाँ। तो ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि आपको पता है कि आंसर जो है आपकी मम्मी का वो नो है, कि नहीं जाना बाहर, बट वो इस तरीके से बोल रही हैं, मतलब चुप है बिल्कुल, मतलब एक बार बोल दिया उसके बाद चुप है, तुझे जो करना है वो कर, पर आपको पता है कि आंसर नो आएगा, है ना। तो सेम ऐसे ऐसा नहीं है, हमने कभी भी इंडिया मतलब जो इंडिया की पॉलिसी थी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई वॉर चल रहा, हमने बोला अरे जाने दो, जो कर रहे हैं करने दो। हमने कभी भी ऐसे नहीं करा, मतलब चुप रहकर किसी भी वॉर को अलाउ नहीं करा कि वो होती रहे। ठीक है, और ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट गए कि कोई चीज़ हो रही है उसका बिल्कुल ही अगेंस्ट चले जाओ, अच्छा तुम ऐसे चाहते हो, नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे। तो दोनों ही पॉलिसीज़, मतलब ये जो पॉलिसी थी, दोनों ही हम लोगों ने साइड्स नहीं ली, ना तो नेगेटिव ना ही पैसिव। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट जो था, नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, मतलब उसका मतलब ये नहीं था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से हम ये नहीं करना चाहते थे कि उड़कर कहीं दूर जाकर बैठ जाओ और कुछ मतलब ही मत रखो। ये तो बल्कि यूएसए ने करा था। कैसे किया था कि मे बी 1787 था उनका इंडिपेंडेंट का टाइम। यहाँ से लेके वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक के टाइम पीरियड में बिल्कुल आइसोलेट होकर रहे थे, पता ही नहीं था कि अमेरिका कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात करी गई है। उसके बाद है इंडिया फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। इंडिया जो है वो फेवर में है किस चीज़ के, इंटरवेनिंग का मतलब होता है बीच में आकर नेगोशिएशन करना, बातचीत करवाना, है ना, दोनों की मतलब दोनों की चीज़ों को समझना, ये नहीं कि लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाना। तो इंटरवीन करने में तो इंडिया जो है वो इस चीज़ के फेवर में है कि जो वर्ल्ड अफेयर चल रहे हैं, कोल्ड वॉर में जो भी एरियाज़ है जहाँ पर लड़ाई चल रही है, वहाँ के जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा सॉफ्टन करा जाए, बीच में आकर नेगोशिएशन करा जाए। और यहाँ पे हमने कहाँ करा था ऐसा, कोरिया में, बताया था ना मैंने आप लोगों को। कोरिया के अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने थोड़ा सा मीडिएटर का रोल प्ले करा था नॉर्थ और साउथ कोरिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूस डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू फुल स्केल वॉर, मतलब जो भी डिफरेंसेस आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे कि जो ये वॉर थी कोल्ड वॉर, वो पूरी फुल स्केल वॉर में बदल सकती थी, हॉट शूटिंग वॉर बन सकती थी, हमने उसमें भी काम करा है। ठीक है, उसके बाद है इंडियन डिप्लोमैट्स एंड लीडर्स कम्युनिकेट एंड मेडिएट बिटवीन कोल्ड वॉर राइवलरीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के डिप्लोमैट्स थे, बोलते हैं ना विशेष दूत, तो इंडिया के जो डिप्लोमैट्स थे प्लस जो लीडर्स थे, उन्होंने कम्युनिकेशन करी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करा, अच्छा तुम्हारी बातें ये, हमारी बात, हम ये बात कहना चाहते हैं, जिससे कि जो कोल्ड वॉर की राइवलरीज़ हैं वो कम हों
और ऐसा हमने कहाँ पे करा था, कोरियन वॉर के अंदर। दोनों का सेम ही एग्जाम्पल है, इसका भी और इसका भी, इसका नहीं, इन दोनों का। ये तो बताया गया है इंडिया किस चीज़ के फेवर में, ठीक है। उसके बाद है हमारा इन्वॉल्व्स अदर मेंबर इन दिस मिशन, मतलब कि जो ये रिलेशंस को सॉफ्टन कर रहे थे, इसमें इन लोगों ने बाकी मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करा था, जो कि इंडिया ट्राई टू एक्टिवेट रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो अलाइंसेस का पार्ट नहीं है, पार्ट ऑफ अलाइंसेस नहीं है, उनसे भी इन लोगों ने रोल प्ले करवाया था कि देखो भाई हम चीज़ों को सॉफ्टन करने की ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग भी करो। तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी साथ लाया गया ताकि कोल्ड वॉर की राइवलरीज को कम करा जा सके, ठीक है। उसके बाद है नेहरू ग्रेट फेथ इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉपरेशन नेशन, मतलब कि एक मतलब जो नेशंस है ना वो एकदम फ्री होने चाहिए और कॉपरेट वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नेशन में कुछ और चल रहा है, हमारे नेशन में मतलब हमारी कंट्री में कुछ और चल रहा है, तुम्हारी कंट्री में कुछ और चल रहा है, किसी को कोई इंटरफेयर ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं, मतलब इंटरफेरेंस नहीं बट नेगोशिएशन वर्क करो, थोड़ा सा चीज़ों को दूसरे वे में ना लेकर दोनों की सपोर्ट करने के बारे में सोचो, कोऑपरेट करने के बारे में सोचो। तो नेहरू जी इस चीज़ में बिलीव करते थे, पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग, मतलब कि कोल्ड वॉर की जो राइवलरीज हैं उनको सॉफ्ट करने में, ठीक है। अब नाम जो है वो सिर्फ नोबल इंटरनेशनल कॉज नहीं था, मतलब कि सिर्फ इंटरनेशनल इंटरेस्ट ही नहीं था कि इंटरनेशनली हम चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं इसीलिए नाम है। नाम का एक और वो था, वो क्या था कि इंडिया का रियल इंटरेस्ट, इंडिया के जो रियल इंटरेस्ट थे वो भी इससे जुड़े हुए थे, जिनको डायरेक्टली दो वेज में बताया जाता है, दो तरीके से। तो पहला है नाम अलाउ इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, मतलब कि नाम के थ्रू इंडिया को एक आज़ादी तो नहीं बोलेंगे बट एक पावर मिल गई थी कि वो सारे इंटरनेशनल डिसीजन जो था वो ले सकता था, सारे नहीं तो कुछ तो ले ही सकता था। वही होता है ना, एक बेस मिल जाता है कि हाँ भाई नाम कंट्री के लीडर है तो इनके अंदर कोई ना कोई तो बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको इंटरनेशनल डिसीजन में पावर मिल गई थी। उसके बाद जो इसमें बोला गया, आपकी बुक में लाइन है, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो थे मतलब वो ज़्यादा थे रैदर देन इंटरेस्ट ऑफ सुपर पावर एंड देयर अलाइज, मतलब कि नाम के तरीके से इंडिया ने अपने इंटरेस्ट ज़्यादा शो करने की कोशिश करी है, ना कि सुपर पावर और अलाइज के बारे में डिस्कस करा है कि हम तो इनके अलाइंसेस को कम, मतलब इनका जो अलाइंस सिस्टम है उससे बाहर निकालने आए हैं, डीकोलोनाइज कंट्रीज़ को बचाने आए हैं, उनके लिए एक वॉइस अगेंस्ट उनके लिए एक वॉइस लेकर आए हैं, हम अपनी वॉइस को उनके लिए यूज़ करेंगे। तो ये सब हटाकर इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट शो कर रहा है, ऐसा बुक में लिखा गया है, ठीक है। सेकेंड है हमारा इंडिया ऑफन एबल टू बैलेंस सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, मतलब कि अगर इंडिया को ऐसा लगता था कि यूएसए उसके साथ देखो इग्नोर कर रहा है इंडिया को, तो इंडिया क्या करता था, टिल्ट टूवर्ड्स अदर, मतलब कि दूसरे के साइड टिल्ट हो जाता था, ठीक है। जब उसे ऐसा लगता था ना कि अच्छा यूएसए हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करता था, दूसरी साइड पे टिल्ट हो जाता और यूएसएसआर को सपोर्ट करने लग जाता, तो उनसे बातचीत करने लग जाता था, ठीक है। नो वन ग्रांटेड और बुली इंडिया, इसीलिए कोई भी सुपर पावर ना तो इंडिया को ग्रांटेड करती थी और ना ही बुली करती थी, है ना, बोलते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले रही है, तो ऐसे नहीं होता था। उसके बाद अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, नाम के कुछ क्रिटिसिज्म है वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो लोगों ने बोला है कि जो नाम है ना सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड, ये अनप्रिंसिपल्ड है, ठीक है। और मतलब किस वे में बोला है, इस वे में बोला है कि रिफ्यूज़ टू टेक क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज़, मतलब कि जब भी इंटरनेशनल इशू लेने का मतलब इंटरनेशनल इशू होते हैं तो उस पर कोई भी डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, तो ये पीछे हट जाकर रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, इसीलिए अनप्रिंसिपल है। सेकंड क्रिटिसिज्म ये बोला गया इंडिया का कि इंडिया जो है वो इनकन्सिस्टेंट है टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर, मतलब कि वो बोलते हैं ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को उठाते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं कि इंडिया ऐसे ही पोस्चर लेता है जिससे कंट्रोवर्सी बन सके, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं कि मतलब एग्जाम्पल क्या देते हैं कि इंडिया ने क्रिटिसाइज़ करा लोग दूसरे कंट्रीज़ को या फिर दूसरे नेशंस को कि वो अलाइंसेस को ज्वाइन ना करें, ठीक है। और इंडिया ने खुद ही साइन करा था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, अगस्त 1971 के अंदर फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें इंडिया क्या बोलता है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे, पता है ना आप लोग को बांग्लादेश क्राइसिस, वैसे भी आप लोग अपनी जो दूसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस की वो उसमें पढ़ोगे इंडियन पॉलिटिक्स वाली में। तो इन्होंने बोला कि हमने जो ये स्टेप लिया मतलब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करा है किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, इससे इस वाली ट्रीटी से हमें जो यूएस के साथ जो हमारे अच्छे रिलेशंस है, गुड रिलेशंस है, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इंडिया ने बोला है।
तो ये आप लोगों की बुक में क्रिटिसिज्म दिया गया था नाम का, कि एक तो ये अनप्रिंसिपल है, दूसरा ये कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर लेता है। अब उसके बाद आपके मेन टॉपिक्स तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। बुक के अंदर ना बहुत छोटा सा टॉपिक भी नहीं बोलेंगे, ऐसे एक पैराग्राफ सा दे रखा है, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला नहीं गया है, बट हाँ थोड़ा सा पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप नाम से कोई भी बात उस रिलेटेड कोई भी बात आप एग्ज़ाम के अंदर लिखते हो, तो आप अगर इन वर्ड्स को या फिर लाइंस को इन्वॉल्व करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब देखो आपको पता है कि सेकंड चैप्टर के अंदर क्या होगा, बाइपोलैरिटी जो होगी वो एंड हो जाएगी, है ना। बाइपोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी, यूएसए एक सुप्रीम पावर बन जाएगा और हमारा यूएसएसआर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसके बाद नाम की जो रेलिवेंस है वो कम नहीं हो जाएगी। नाम किस लिए बनाया गया था? ताकि अलाइंसेस के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो हट सकें और डीकोलोनाइज के लिए, डीकोलोनाइज कंट्रीज़ को वॉइस मिल सके, इन्हीं चीज़ों के लिए तो बनाया गया था ना। बट अब जब क्या कहते हैं यूएसएसआर रहेगा ही नहीं, सिर्फ यूएसए होगा, तो मतलब कि कोई अलाइंस सिस्टम नहीं है, तो फिर नाम की क्या ज़रूरत है? बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, नाम का जो रेलिवेंस है वो ख़त्म नहीं होगा। लॉस्ट इफेक्टिवनेस तो कभी नहीं खोएगा वो अपनी इफेक्टिवनेस को। क्यों नहीं खोएगा? इट कंटेन्स सम कोर वैल्यूज़, मतलब कि बोलते हैं ना बेसिक वैल्यूज़ इसकी है। एंड एंड्योरिंग आइडियाज़, एंड्योरिंग आइडियाज़ मतलब होता है स्थायी आइडियाज़, मतलब कि परमानेंट। जैसे कि आपकी फैमिली, जैसे फैमिलीज़ में होता है ना कि आपको बचपन से कोई चीज़ सिखाई जाती है, तो वो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, मतलब हमेशा आपको अपने साथ लेकर चलनी होती है, आप उनको भूलते नहीं हो। तो सेम बात ये है कि नाम में जो है ना कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, कुछ एंड्योरिंग आइडिया है जो बेसिक हैं, आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ों को कंटेन करता है, तो इसलिए अपनी इफेक्टिवनेस को कभी खो नहीं सकता। ठीक है, थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन, मतलब इसको ऐसी मान्यता, ऐसी पहचान मिली हुई है कि जो डीकोलोनाइज कंट्रीज़ हैं वो शेयर करते हैं हिस्टोरिकल एफिलिएशन, मतलब कि संबंध, कैन बिकम पावरफुल फोर्स टुगेदर, मतलब कि जब अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है और स्मॉल हैबिट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, वो वाली बातें होती है ना, तो सेम वही बात बोली गई है कि छोटी छोटी डीकोलोनाइज कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऐसा हिस्टोरिकल एफिलिएशन बनाया और वो इतनी पावरफुल बन गई मिलकर कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर्स को भी ऐसा होता है ना कि उनको टक्कर दे सकती थी, या फिर टक्कर भी नहीं देनी तो उनसे कुछ तो बात कर सकती थी ना। उनके अंदर खुद के अंदर भी एक पावर थी कि वो नाम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो यही इन लोगों ने बोला है कि नाम की ऐसी पहचान थी, ऐसी मान्यता थी। ठीक है, नीड नॉट टू बिकम फॉलोवर ऑफ बिग पावर्स, मतलब कि नाम को किसी भी बिग पावर का फॉलोवर बनने की ज़रूरत नहीं है। नाम के अंदर खुद इतना पोटेंशियल है कि वो अपने एक्शंस अपने लिए स्टैंड खुद ले सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन रिसॉल्व टू डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर जो भी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए डेमोक्रेटाइजेशन अगर लाना चाहिए तो वो लेकर आ सकता है। मतलब एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड तो बन ही सकता है कि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई एक आइडियोलॉजी है वो चल रही है और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो नाम कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ सकती हैं, एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड लेकर आ सकती हैं, जैसे थर्ड वर्ल्ड इन्होंने बनाया था, और ये सारी इनइक्वालिटीज़ को रिमूव कर सकती हैं जो पहले वाले वर्ल्ड में थी। जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर की राइवलरी चल रही थी, तो ये वाली कंट्रीज, नाम कंट्रीज़ क्या एक नया वो लेकर आई थी ना कि आप इसको ज्वाइन करो, आपको कोई भी उन दोनों को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर मान लो ये ख़त्म हो चुका है, अगर यूएसए बचा है, तो अगर इसकी भी कुछ आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है तो नाम कंट्रीज़ एक अल्टरनेटिव सोर्स बन सकती है, किसी अल्टरनेटिव वर्ल्ड बन सकती हैं इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कोर आइडियाज़ बिकम रेलिवेंट इवन आफ्टर कोल्ड वॉर एंडेड, मतलब कि जो नाम के कोर आइडियाज़ है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, छोटी छोटी कंट्रीज़ को मिलकर रहना है और आप एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, तो ये वाली जो रेलिवेंसी है ना, चाहे कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाए पर ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसके साथ हमारा ये पूरा टॉपिक नहीं, पूरा टॉपिक भी और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम लोगों को ट्रीटीज़ पढ़ने जो आपके नेक्स्ट पेज पे है, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ CUET के पर्पज़ से तो सारी इंपॉर्टेंट है, बट जो शुरू की दो हैं LTBT और नॉन प्रोलिफरेशन वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते भी हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।